हाय एवरीवन, एमसीक्यू कर रहे थे हम लोग प्रैक्टिस शीट से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक करा था हमने। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चंस देखें। क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अल्काइल हैलाइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्केन और अल्कीन बाय रिएक्शन विथ, मतलब कि कोई अल्केन है या फिर कोई अल्कीन है और इससे हमें बनाना है अल्काइल हैलाइड। तो किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए? ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है? HBr दिया हुआ है, बी में PCl5 दिया हुआ है, सी में Cl2 दिया हुआ है, डी में Cl दिया हुआ है। HBr हैलोजन एसिड है, अल्कीन से रिएक्शन करके हो जाएगा। PCl5 शायद हम लोग नहीं पढ़े हैं ना, PCl5 अल्कोहल से रिएक्शन करता है। PCl5 अल्कीन से कहाँ करता है? नहीं, क्लोरीन तो अल्केन से कर जाएगा, अल्कीन से भी कर जाएगा। HCl अल्कीन से कर जाएगा, अल्कीन से नहीं। तो ये अल्कीन से कर गया, ये किसी से नहीं किया, ये तो दोनों से कर सकता है, ये केवल अल्कीन से करेगा। तो PCl5 का इस्तेमाल करके हम अल्काइल हैलाइड नहीं बना सकते हैं अल्केन और अल्कीन से। चलो 9 नंबर, 2-chlorobutain obtained by chlorination of butane will be। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ब्यूटेन है और इसका हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ऑब्वियसली दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। 1-chlorobutain भी बनेगा यहाँ से और 2-chlorobutain भी बनेगा। लेकिन 2-chlorobutain हायर डिग्री वाले मेजर होते हैं, चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुके हैं हम। ए माइनर हो जाएगा। अब कह रहा है कि यह जो 2-chlorobutain बना है, या 2-chlorobutain क्या मेसो फॉर्म का होगा, क्या रेशमिक फॉर्म का होगा, डी फॉर्म का होगा, या एल फॉर्म का होगा? क्वेश्चन ऐसा है। 4 ऑप्शन यही दिए हुए ना, मेसो, रेशमिक, डी और एल। मेसो का तो कोई चांस नहीं है। अरे वो पूरा आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट यूज हो रहा है इसमें। इसको ज़रा लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में तो शायद ज़्यादा क्लियर हो पाए। ब्यूटेन, पहले तो हमें तुम ये बता दो कि यह जो ब्यूटेन है ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? कायरल कार्बन इसमें कहीं है? नहीं है ना, कहीं नहीं कायरल कार्बन है। तो बेसिकली या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक। लेकिन जब इसका रिएक्शन क्लोरीन से करवाया हमने सनलाइट के प्रेजेंस में, तो 1 और 2 दोनों बना, 2 इज़ द मेजर, तो हम उसे लेकर के चलेंगे, ठीक। CH3 CH Cl CH2 CH3। अब इसमें से यह जो कार्बन है वो हो गया कायरल कार्बन, और यदि यह कार्बन कायरल है तो फिर वह सब कुछ होगा, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, PPL को रोटेट करेगा, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इसमें बेसिकली नहीं है, मतलब अब ये बन गया ऑप्टिकली एक्टिव। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब ये ऑप्टिकली एक्टिव बना, तो हम पढ़े ना भाई कि ऑप्टिकली एक्टिव मतलब दो चीज़ मतलब एक PPL को राइट साइड रोटेट करेगा जो डी फॉर्म कहलाएगा, और दूसरा PPL को लेफ्ट रोटेट करेगा जो एल फॉर्म कहलाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। तो पूछ रहा है कि यह जो कंपाउंड यहाँ से बना वो क्या होगा, डेक्स्ट्रो होगा कि लेवो होगा या दोनों होगा? अब चूंकि एक ही कंपाउंड के यदि ये 2 फॉर्म है, डी और एल, तो दोनों का जो इक्विमोलर मिक्सचर होता है उसमें रेशमिक मिक्सचर भी तो कहते हैं। एक दोनों के एनेंशियोमर्स हुए, लेकिन ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिक्सचर होगा वो रेशमिक मिक्सचर कहलाएगा। तो भाई यहाँ से याद रख लो कि जब भी कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट देता है तो द प्रोडक्ट विल ऑलवेज रेशमिक मिक्सचर, प्रोडक्ट विल ऑलवेज रेशमिक मिक्सचर। प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, रेशमिक। मतलब ये जो 2-chlorobutain बनाना या डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लेवो भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है, और दोनों होने का बराबर चांसेस है। इक्विमोलर मिक्सचर बनेगा डी और एल का, तो रेशमिक मिक्सचर इज द करेक्ट आंसर, रेशमिक फॉर्म।
ये बात को याद रखना ना कि जब भी कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड रिएक्शन करके ऑप्टिकली एक्टिव में बदलता है तो द प्रोडक्ट विल ऑलवेज रेसिनिक मिक्सचर, उसमें कोई सिंगल चीज़ नहीं बनेगा, डी और एल कुछ नहीं बनेगा, बनेगा तो दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे। ठीक है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। आगे अब 8 नंबर देखो, आसान था तो ये थोड़ा सा आ गया कंसेप्चुअल। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, एडवांस भी हैं, और इतने क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे तो इसके अतिरिक्त भी यदि कोई एग्जाम में आता है ना तो दिमाग तो लगा ही लोगे, यदि इतना भी दिमाग चल चुका है तो 9 नंबर हमने करा। अब 10 नंबर कह रहा है नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑब्टेन्ड व्हेन नियोपेंटेन इज क्लोरीनेटेड। नियोपेंटेन का क्लोरीनेशन, इसे हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कर रहे थे, वहाँ भी किए थे। नियोपेंटेन कह रहा है कि इसका क्लोरीनेशन करवाना है तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे। ऑब्वियसली तुम्हें देखना है हाइड्रोजन कितने टाइप का है, और हाइड्रोजन कितने टाइप का है तब पता चलेगा जब तुम्हें पता चले कार्बन कितने टाइप का है। तो ये बीच वाला कार्बन 4 डिग्री का है, बाकी सब 1 डिग्री के हैं, और ये चारों 1 डिग्री वाले कार्बन सेम ही है। जैसा इन्वायरमेंट इसका है वैसे इसका सेम। कहने का मतलब इसमें केवल एक टाइप का हाइड्रोजन है, ओनली 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑल हाइड्रोजन आर प्राइमरी। जब इसका क्लोरीनेशन करवाओगे तो कोई भी एक ही प्रोडक्ट बनेगा, चाहे Cl यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, सेम ही बनेगा, वो सेम ही बढ़ेगा। नियोपेंटाइल क्लोराइड ही बनेगा, चाहे तुम कहीं भी जोड़ दो, एक प्रोडक्ट, ओनली 1। ये तो चैप्टर करते समय बहुत जोर दिए थे इस क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तुम देखो कि उस कंपाउंड में कितने तरह का हाइड्रोजन है, उतने तरह का प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें सिंगल टाइप का है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, CH3 CH2 CH2 CH2Br। ठीक है, इसे माना है 1, एक है CH3C CH3 CH3Br, इसे मान लिया है 2, और एक और है CH3 CH2 CH CH3Br, और इसे मान लिया है 3। अब पूछा है कि इसका करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऐसा है कुछ। तो सिंपल है ना भाई, बताए थे। देखो सबसे पहले तुम देखो तीनों कंपाउंड को, तो देख करके इतना बात तो क्लियर हो ही जाएगा कि ये एक ही कंपाउंड के अलग अलग आइसोमर्स हैं। ठीक है, C4H9Br इसी के आइसोमर्स हैं। और बताया है मैंने कि जब एक ही कंपाउंड के आइसोमर्स दिए हो तो बॉइलिंग पॉइंट वहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग का। ब्रांच ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और ब्रांच कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। चूँकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने बोला है, मतलब सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला सबसे पहले, तो सबसे ज़्यादा 1 का ही होगा, ब्रांचिंग नहीं है। इससे कम 3 का होगा, और सबसे कम 2 का होगा, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है। ये डिग्री हुआ ना, 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो सही आंसर कौन होगा इसमें, 1 3 2, ए नंबर ही हो जाएगा। चलो ठीक है। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। 12 नंबर क्वेश्चन, द अरेंजमेंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, 4 कंपाउंड दिए हैं ब्रोमोमीथेन, मतलब CH3Br। नंबर 2 में दिया है ब्रोमोफॉर्म, माने CHBr3। देख रहे हो, नाम लिख दिया ताकि फॉर्मूला तुम दिमाग लगाओ अपने से। तीसरा क्लोरोमीथेन, CH3Cl। और नंबर 4 डाइब्रोमोमीथेन, CH2Br2। और बोला है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बताओ।
तो जैसे अभी यहाँ बताया कि सबसे पहले फार्मूला देखो, फार्मूला सेम है तो फिर ब्रांचिंग पे जाना। अब यहाँ देखोगे तो फार्मूला ही अलग है सबका, कार्बन भले सेम है, कार्बन सब में एक ही है, एक कार्बन है, लेकिन फिर भी हैलोजन का संख्या देख लो भाई। तो यहाँ 1 ब्रोमीन है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो सबसे ज़्यादा तो 3 वाला का होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हैलोजन होगा उतना ज़्यादा मास रहेगा, और मास जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना अधिक होगा। साफ साफ तो चैप्टर में बताए थे इसको, नंबर ऑफ हैलोजन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास ऑफ हैलोजन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अल्काइल चेन के लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया हुआ था। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा इसमें 2 का, उससे कम 2 ब्रोमीन वाले का 4 का। अब इन दोनों में एक हैलोजन है तो मास देख लो, क्लोरीन से ज़्यादा मास ब्रोमीन का है तो 1 का, और सबसे कम हो जाएगा 3 का। तो 3142 कौन सा सही होगा? 3142 सी नंबर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन नंबर 13 भी है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तो इसके जैसा है ना, किसके जैसा? 11th के जैसा है, 11th ही नहीं है, 13 नंबर। 13 नंबर में जो दिए हुए हैं 3 कंपाउंड, नंबर 1 में लिखा हुआ है CH3CH, CH3 CH2Br। नंबर 2 में दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH2Br, और नंबर 3 में है टर्शियरी। ऐसा बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। तो देखो डिग्री देखोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, तो 3 डिग्री वाले का सबसे कम हो जाएगा। ठीक, ये दोनों 1 डिग्री है तो दोनों 1 डिग्री में ब्रांच देख लो, जिसमें ब्रांच है उसका कम नहीं है ज़्यादा, तो 1 माने ऐसे सबसे कम 3 वाले का, फिर 1 और सबसे ज़्यादा 2। इसका भी ऑप्शन सी। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें से अल्काइल हैलाइड दिए हुए हैं कुछ एन ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और एक है एन पेंटाइल क्लोराइड, एन पेंटाइल क्लोराइड। ये 4 हैं। तो देखो एन ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और एन पेंटाइल। इसमें से एन तो 1 डिग्री हो गया, आइसो भी 1 डिग्री है, सेकेंडरी 2 डिग्री है, 3 डिग्री का चर्चा किया नहीं है इसमें। तो उस हिसाब से जो है लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट में तो सेकेंडरी वाले का हो जाएगा, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं उसके हिसाब से। टर्शियरी रहता तो फिर उसका हो जाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, ये अलग सा है, इम्पॉर्टेंट भी है, एनसीईआरटी में भी था ये क्वेश्चन। 15 नंबर सॉल्युबिलिटी पूछा है कि अल्काइल हैलाइड जो है वाटर में कम सॉल्युबल है, क्यों? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, ये तो जानते हैं हम लोग पहले से। तो 4 ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, ये जो है कि अल्काइल हैलाइड्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आयोनाइज इन वाटर, गलत जवाब। दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, यही सही है। दे आर हाईली विस्कस, नहीं, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग, नहीं से कुछ, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते इसलिए वाटर में कम सॉल्युबल है। डायरेक्ट इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी से कोई क्वेश्चन था, हो सकता है डायपोल मोमेंट वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दे, है ना, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एडवांस लेवल का भी है, 16। एक रिएक्शन दिया हुआ है ना ऐसा,
OCH3, यहाँ Br, इसका रिएक्शन सोडामाइड से कराया है इसने, और यहाँ A है। A में 4 ऑप्शंस दिए हैं कि आखिर ये वहाँ बनेगा क्या, ऐसा करके ऑप्शन है OCH3NH2, और पूछा है कि यह एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है। बी में क्या दिया है, OCH3Br, और बोला है कि यह साइन सब्स्टिट्यूशन है। सी में भी कुछ ऐसा ही बोला है, OCH3, कुछ नहीं जोड़ा है। इसमें भी कहा है कि साइन सब्स्टिट्यूशन है। चैप्टर पढ़ाते वक्त डील किया गया है साइन सब्स्टिट्यूशन को। और डी नंबर में OCH3, यहाँ NH2, एंड कह रहा है कि यह एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्या हो सकता है आंसर इसका? बीच में बेंजाइन इंटरमीडिएट भी बताया गया था जब हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़े थे, और यही एक रिएक्शन है जिसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है किसी भी हाल में, और इम्पॉर्टेंट किस मायने में और हो जाता है, ज़रा ध्यान से समझोगे इसको। देखो, जहाँ भी यह सोडामाइड देखना ना, ये सोडामाइड के बारे में कहानी याद रखना है कि ये है बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और वेरी स्ट्रॉन्ग बेस भी है। ठीक, अब इसमें से यह जो सिस्टम दिया हुआ है, मेटा ब्रोमो एनिसोल कह दो इसको, तो इस सिस्टम का नेचर क्या है ज़रा ध्यान से देखना। OCH3 है यहाँ, और यहाँ ब्रोमीन है। या ब्रोमीन जान रहे हैं हम कि यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, और ई जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। ऑक्सीजन पे लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इस पर भी लोन पेयर है लेकिन साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा। ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। और यहाँ एक बीच में है हाइड्रोजन। ये वाला हाइड्रोजन जो है ना, काफ़ी हद तक एसिडिक हो सकता है। वजह है कि यहाँ ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इंडक्टिव के हिसाब से यदि यह इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा विड्रॉ करेगा, और साथ ही साथ इसका इलेक्ट्रॉन इधर भी विड्रॉ हो रहा है, तो यह कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। सो समवॉट इट इज़ एसिडिक इन नेचर। ठीक, अब यदि यह एसिडिक है तो इसका रिएक्शन यदि तुम कोई बेस से करवा रहे हो, NH2- सोडामाइड मतलब वही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेशन होगा। ब्रोमीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो बाहर होगा, और ये यहाँ शिफ्ट करेगा और ये इसको ले लेगा। पढ़े हैं इस मैकेनिज्म को, ऐसा ऐसा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया OCH3, ऐसे। ठीक, बेंजाइन इंटरमीडिएट बना, बेंजाइन। यहाँ से बाहर क्या हुआ, तो यह Br- निकल गया, और साथ ही साथ NH2- एक H ले लिया तो NH3 बन गया। ठीक, ये दो चीज़ बाहर हुआ। अब फर्स्ट स्टेप में यहाँ एलिमिनेशन हुआ, Br भी हटा, H भी हटा। अब ज़रा आगे देखो इसमें क्या होगा कि यह जो पाई बना नया, इस पाई को तुम यहाँ भी शिफ्ट करवा सकते हो, इस पाई को तुम यहाँ भी शिफ्ट करवा सकते हो, दोनों जगह। कहाँ स्टेबल होगा उसको समझ लो, बस कहानी यहीं छुपा हुआ है सारा राज इसका। ये ऐसा OCH3, ठीक, यदि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और इसी का उल्टा जो दूसरा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा।
ठीक। दूसरा कुछ ऐसा बन जाएगा इसका OCH3, और यदि इसको उल्टा किए रहते, हम इलेक्ट्रॉन को नीचे शिफ्ट किए रहते तो यहाँ माइनस आता और यहाँ प्लस आता। ये दो पॉसिबिलिटी है यहाँ से यदि इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो। अब उन दोनों में ज़्यादा स्टेबल सिस्टम कौन है, बस ये समझ लो, कहानी ख़त्म। वहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस इतना सा बात समझ लो। तो देखो अभी की जैसा मैंने कहा कि यह ऑक्सीजन जो है वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल भी करेगा, और यदि उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉयल नेचर को देखोगे तो फिर यह जो कार्बन पे नेगेटिव है, ये कार्बन आयन अस्टेबल तो तब होगा ना जब इसका इलेक्ट्रॉन कोई ले लेगा। अब इसमें कार्बन आयन बन रहा है इस मेटा पोजीशन पे। अब यदि यह मेटा पे कार्बन आयन बन रहा है तो बताओ ये ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन खींचने में कितना समय लगाएगा। हम तो जानते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है -I जो लग रहा है इंडक्टिव, वो तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना नज़दीक रहेगा उतना ज़्यादा ऑपरेट होगा। तो यदि यहाँ ऑर्थो वाले कार्बन पे नेगेटिव है तो यह कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल हो पाएगा, और वजह है ऑक्सीजन का -I इफेक्ट, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इसका खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा और स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा पड़ जाएगा, यहाँ ऑर्थो वाले कार्बन पे तुम क्या दे करके रखे हो, प्लस। अब प्लस और फिर इसका इलेक्ट्रॉन ही खींचेगा तो प्लस चार्ज तो इसका और बढ़ेगा ना, प्लस चार्ज इसका और बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा उस केस में। तो ऑर्थो पे नेगेटिव ज़्यादा स्टेबलाइज है ऑर्थो पे पॉजिटिव के तुलना में, तो ये मोर स्टेबल सिस्टम होगा, मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल। तो प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा। अब जो यह न्यूक्लियोफाइल है NH3 जो यहाँ बना था, ये अपना लोन पर यहाँ दे करके जुड़ जाएगा इसमें, और क्या ऐसा OCH3 ये नेगेटिव रह जाएगा, यहाँ NH3 जुड़ जाएगा तो NH3 में अब नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, ये 3 हाइड्रोजन, टोटल 4 बॉन्ड। अब फिर नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये H कोई माइनस ले लेगा, बन जाएगा प्रोडक्ट ऐसा OCH3 NH2 और यहाँ H। तो जहाँ से Br हटा वहीं पे जा कर के NH2 जुड़ा, तो यह एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें पहले एलिमिनेशन हुआ और बाद में एडिशन हुआ। तो यह एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, ठीक। और साथ ही साथ जहाँ से हटा Br वहीं जाकर के NH2 जुड़ा है। यदि यह NH2 यहाँ जुड़ता, इस जगह पे यहाँ पे जुड़ता, तो उसी को हम कहते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे ऑप्शन नंबर A में जो तुमको दिया है वो NH2 को यहाँ से जोड़ा है, जबकि ब्रोमीन अभी मेटा पे लगा है तो हटेगा मेटा पे, तो NH2 मेटा पे भी जुड़ सकता था, ऑर्थो पे भी, तो ऑर्थो पे जुड़ता तो साइन सब्स्टिट्यूशन कहलाता। लेकिन जहाँ से ग्रुप हटा वहीं जुड़ा है तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन है। तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा वो तो बोले कि मैकेनिज्म से डिसाइड हो जाता है, जो अभी हमने डिसाइड करा। तो यह एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें NH2 वहीं जुड़ रहा है जहाँ से ब्रोमीन हट रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर, याद रख लोगे। तो ये काफ़ी एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। हालांकि वहाँ लिख दिया नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन, हालांकि उसमें पूछता भी तो यही लिखते हैं हम एलिमिनेशन एडिशन, पहले एलिमिनेशन देन एडिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस चीज़ को 2 बार डिस्कस किया होगा, एक बार GOC में जब पढ़ा रहे होंगे बेंजाइन इंटरमीडिएट, और दूसरा हेलोएरिन में भी इसका चर्चा खूब किया गया होगा। और ये है टॉपिक इम्पॉर्टेंट साइन सब्स्टिट्यूशन का, मेनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जाम में तो दूर दूर तक क्वेश्चन नहीं रहता है इस टॉपिक से। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए हम लोग, 16 तक ना। नेक्स्ट है 17, तो ये तो डायरेक्ट है। कह रहा है कि द कन्वर्सन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल आयोडाइड यूजिंग सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन। ब्रोमो यानी इथाइल ब्रोमाइड को इथाइल आयोडाइड में, ब्रोमो अल्केन को आयोडो अल्केन में बदला जा रहा है सोडियम आयोड। फिंकलस्टीन रिएक्शन है, बी नंबर इसका करेक्ट हो गया, फिंकलस्टीन रिएक्शन। हाँ, फिर देखो सॉल्वेंट कंसेप्ट आया है क्वेश्चन नंबर 18 में। 17 का तो डायरेक्ट आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 में
फिर से सॉल्वेंट कंसेप्ट आया है। एक रिएक्शन दिया है CH3CH2 CH2Br NaCl, प्रोडक्ट बनाया है CH3CH2 CH2Cl। कह रहा है कि यार रिएक्शन फास्टेस्ट कब होगा। ऑप्शन दे करके रखा है 4 सॉल्वेंट, इथेनॉल, B मिथेनॉल, C DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, D वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट। तुम सॉल्वेंट का नेचर नहीं भी समझे हो ना, रिएक्शन का नेचर बता दो, रिएक्शन का नेचर बता दो, फिर कर दोगे। या किस तरह का रिएक्शन है बताओ, SN1 रिएक्शन है कि SN2 है। यदि इतना बता देते हो तो SN1 SN2 में पूरा कहानी हम बता चुके हैं। या रिएक्शन कैसा है SN1 SN2, तो ऑब्वियसली प्राइमरी हेलाइड है 1 डिग्री, और 1 डिग्री है तो रिएक्शन SN2 है। और बताए थे कि SN2 रिएक्शन इज फेवर्ड इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और भाई पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में तुमको 3 ही चीज़ देखा, या तो DMSO लिखेगा, या तो DMF लिखेगा, या तो एसीटोनाइट्राइल लिखेगा। ये 3 के अलावा चौथा नहीं दिखाएगा, यही तीनों दिखाएगा तुमको। यहाँ जो दिया है वह DMF दिया है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, दिस वन, दिस इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये दिया है NN डाइमिथाइल मिथेनामाइड, ऐसे को भी कह सकते हैं। तो ये जो SN2 रिएक्शन होते हैं वे हाईली फेवर्ड होते हैं, बहुत फास्ट जाते हैं पोलर एप्रोटिक हो तो। इथेनॉल पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक है मतलब ये प्रोटॉन दे सकता है। मिथेनॉल का भी कुछ अलग कहानी तो है नहीं, वाटर में भी वही बात है। तो ये सब H+ देंगे तो ये सारे के सारे प्रोटिक सॉल्वेंट हुए। प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन में फेवर नहीं है। अब ये क्यों नहीं है ये SN2 में बता चुके हैं, SN1 SN2 में। यहाँ तो बस आइडिया लगाना था कि कैसे तुम इसको पता करोगे। तो यहाँ रिएक्शन का टाइप देखो, SN1 रहता तो पोलर प्रोटिक काम चलता, लेकिन SN2 है सो द सॉल्वेंट मस्ट बी पोलर एप्रोटिक। और पोलर एप्रोटिक में से चारों में से यही एक सॉल्वेंट है DMF। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 तक। इसके बाद के क्वेश्चन और भी दमदार हैं जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।